ये स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे तटस्था वक्र की मान्यता। ठीक है, तो हमने बात की थी तटस्था वक्र की कुछ मान्यताएं होती है। जैसे पहली मान्यता है उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। इसका मतलब प्रत्येक उपभोक्ता जो है वो विवेक से निर्णय लेता है कि अपनी आय को वो इस तरह खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो विवेकशील प्राणी का मतलब सोच समझ के निर्णय लेता है। कोई भी वस्तु खरीदते समय वह सोच समझ के निर्णय लेता है कि मुझे इससे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो विवेकशील प्राणी का हमने अर्थ पढ़ ही लिया था। दूसरा हमने मान्यता पढ़ ली थी कि उपभोक्ता जो उपयोगिता जो है वो कैसी होती है, क्रमवाचक होती है। अर्थात उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है। ठीक है, क्रम का मतलब मैंने जैसे कहा था कि पेन है, कार है और पेन रोटी है। ठीक है, तो तीनों की उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि वो रोटी को पहली वरीयता दे, पेन को दूसरी वरीयता दे और कार को तीसरी वरीयता दे। तो दूसरा उपभोक्ता वो भी हो सकता है जो कार को पहले स्थान पर रखता है, रोटी को दूसरे पे और पेन को तीसरे स्थान। तो उपभोक्ता पर निर्भर करता है, यानी उपभोग उपयोगिता को मापा, तीनों ही वस्तुएं उपयोगी है। ठीक है, गणनावाचक विश्लेषण तो क्या कहता है कि तीनों की उपयोगिता को यूटिल्स में माप सकते हैं। ठीक है, जबकि क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित है तटस्था वक्र, जो ये मान के चलता है कि उपयोगिता को जो है मापा नहीं जा सकता बल्कि क्या किया जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है। ठीक है, तो रोटी को पहले स्थान पे, पेन दूसरे स्थान पे और कार तीसरे स्थान पे। जब भूख लगी है तो रोटी की पहली वरीयता होगी। ठीक है, लिखना है तो पेन की दूसरी वरीयता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उपयोगिता जो है वो कैसी हो सकती है, क्रमवाचक होती है। तो तटस्था वक्र ये मान के चलता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्या किया जा सकता है, क्रम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी मान्यता पढ़ी हमने कि जो उपभोक्ता की जो पसंद है वो संगति युक्त होती है। पसंद संगति युक्त होती है, इसका भी हमने अर्थ पढ़ लिया था कि संगति युक्त का मतलब अगर उपभोक्ता जैसे ए वस्तु की बजाय बी वस्तु को वरीयता दे रहा है, ठीक है, और बी की बजाय सी को वरीयता दे रहा है, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि वो ए की तुलना में सी को भी वरीयता देगा। तो ये संगति युक्त होगी। इसका मतलब जैसे हमने ए पर रखा कार, दूसरे पर हमने रखा आम और तीसरे पर हमने रखा रोटी। ठीक है, तो कार की तुलना में वो आम को वरीयता दे रहा है और आम की तुलना में रोटी को वरीयता दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि कार की तुलना में भी वो रोटी को वरीयता दे रहा है। तो ये संगति युक्त बात कहलाएगी। ठीक है, तो अगर आम की तुलना में, कार की तुलना में वो आम को और आम की तुलना में रोटी को महत्व दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो कार की तुलना में भी रोटी को महत्व देगा। इसे कहते हैं संगति युक्त, पसंद जो है का संगति युक्त होना। ठीक है, तो तीसरी मान्यता हमने ये पढ़ ली थी कि उपभोक्ता की जो पसंद है वो कैसी होती है, संगति युक्त होती है। इसका मतलब हो गया कि यदि उपभोक्ता ए की तुलना में बी को और बी की तुलना में सी को वरीयता देता है या पसंद करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह ए की तुलना में भी सी को पसंद करता है। इसे कहते हैं पसंद या का संगति युक्त होना। ठीक है, चौथी मान्यता हमने ये पढ़ी थी कि उपभोग की मात्रा जो है वो वस्तु की जो कुल उपयोगिता है वो किस पर निर्भर करती है, कुल उपयोगिता निर्भर करती है उपभोग की मात्रा पर। उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। उपभोग की मात्रा, तो कुल उपयोगिता का हमने अर्थ पढ़ा था कि एक रोटी खा रहा है, दो रोटी खा रहा है, तीन रोटी, चार रोटी, जितनी रोटी का प्रयोग कर रहा है, जितनी वस्तु का वो अधिक प्रयोग कर रहा है उतनी ही कुल उपयोगिता बढ़ रही है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। जो जो वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, एक केला खाया, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा खाया, तीसरे के बाद चौथा खाया, तो जो जो वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करेगा उपभोक्ता, त्यों त्यों कुल उपयोगिता बढ़ेगी। तो कुल उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, वस्तु की मात्रा पर। एक मात्रा का प्रयोग किया तो कुल उपयोगिता कम, दूसरी वस्तु का प्रयोग किया तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, तीसरे क्या करें, यानी जो जो हम रोटी खाएंगे तो पेट भरेगा। ठीक है, इसका मतलब कुल उपयोगिता जो है किस पर निर्भर करती है, वस्तु उपभोग की मात्रा पर, कितना उपभोग उपभोक्ता कर रहा है। अब हम पांचवी और महत्वपूर्ण जो है विशेषता, हालांकि ये महत्वपूर्ण भी है और अलग से भी प्रश्न बन सकता है इसका,
कि प्रतिस्थापन की जो दर है, पांचवी जो मान्यता है प्रतिस्थापन की दर, ठीक है। प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, यहाँ पर हम सीमांत शब्द काम में लेते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी इसको बोलते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब आप बात करते हैं प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब क्या होता है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, इसका अलग से प्रश्न भी बनता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर से आप क्या समझते हैं। देखिए अगर उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं वस्तु X और ये हो गई वस्तु Y, वस्तु Y, ठीक है, और यहां पर अपन ले रहे हैं एमआरएस यानी प्रतिस्थापन की सीमांत। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब क्या हो गया कि किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है वही उसकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। जैसे हम कहते हैं वस्तु X है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पर अपन वस्तु Y गया जैसे लेते हैं, एक इकाई 25 है, ठीक है, 20 है, 18 है और फिर 17 है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर की सीधी सी परिभाषा ये होती है कि वस्तु X की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए वस्तु Y की त्यागी गई मात्रा कितनी इकाइयों को त्याग कर रहा है, कितनी इकाइयों को छोड़ने के लिए तैयार है। किसी वस्तु की, एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए वो दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है, यानी उसके स्थान पर वो प्रतिस्थापित कर देता है, उसे ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, ठीक है। तो Y वस्तु के लिए X की प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी, Y वस्तु की वह मात्रा होती है जो उपभोक्ता त्यागने के लिए तैयार है, ठीक है। इसका मतलब X वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता Y वस्तु की जितनी मात्रा त्याग करता है, जैसे एक है ये वस्तु, पहले एक प्रयोग करा है, जैसे हम कह रहे हैं एक केला है और यहाँ पर हम ले लें एक सेब है और 25 इकाई केले की, ठीक है। तो अगर उसे एक केला, एक सेब अधिक चाहिए, एक वस्तु की मात्रा अगर उसे अधिक चाहिए तो वो Y वस्तु की या दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार है, तो ये उसकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाए, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम Y वस्तु की बात करें तो Y वस्तु की कितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार है, तो Y वस्तु की देखिए 5, कितनी इकाइयां, 20, 25 से 20 घटा के कितनी कर रहा है 20, तो Y की कितनी मात्रा त्याग रहा है 5Y अनुपात इसकी कितनी बढ़ रही है 1, तो 5Y अनुपात 1X, तो प्रतिस्थापन की दर कितनी अनुपात होगी, यानी एक वस्तु अधिक प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की कितनी इकाइयां त्याग कर रहा है, वो कितनी छोड़ रहा है 5, तो ये उसकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर 2 से तीसरी मात्रा प्राप्त कर रहा है तो उसकी Y वस्तु की कितनी मात्रा त्याग कर रहा है, तो 2 और है, 20 से जो है 18 है, 2 इकाइयों का त्याग कर रहा है, तो ये 2Y अनुपात 1X, एक की तो X तो है, इसको तो 1 ही बढ़ रही है ना, लेकिन इसकी कितनी त्यागी जा रही है 2, तो 2Y अनुपात 1X, ये इसकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है। इसी प्रकार अगर 30 दूसरे से तीसरी इकाई प्राप्त कर रहा है या तीसरी से चौथी प्राप्त कर रहा है, तो देखिए इसकी कितनी हो गई 18 से घटा के 17, तो 1Y अनुपात 1X, ठीक है। तो एक ये किसका अनुपात क्या हो गया, ये घट रहा है, और भी अगर हो गया तो यहाँ पर 17 ही हो जाएगा, वस्तु Y की मात्रा फिर त्यागने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। तो ये अनुपात क्या कहलाएगा, इस अनुपात को कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सिंपल सी परिभाषा है, पूछा जाए 1 नंबर की परिभाषा कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी एक वस्तु की, किस X वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की जितनी मात्रा, जितनी इकाइयां उपभोक्ता त्यागने के लिए तैयार है, वो उस वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाएगा, ठीक है। यानी Y वस्तु के लिए X की प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब क्या हो गया, Y वस्तु की वह मात्राएं होती है जो उपभोक्ता X के लिए त्याग कर सकता है या त्याग उसके द्वारा त्यागी
जाती है। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। ठीक है भाई, तो इस उदाहरण में हमने समझ लिया है कि एक वस्तु की x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त कर रहा है तो y की कितनी त्याग रहा है, यानी एक, अगर एक ज्यादा सेब चाहिए उसे तो केले, कितने केले त्याग रहा है वो 5, तो इधर प्रतिस्थापन की सीमांत दर 5y/1 है। अगर उसे एक सेम और चाहिए, दूसरी से तीसरी यानी एक सेम और चाहिए, तो वो कितने केले त्याग कर रहा है 2, तो इसका मतलब 2y/1 है। इसका मतलब अगर सूत्र के रूप में रखें तो MRS का सूत्र क्या होगा, बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। ठीक है, यानी डेल्टा x का मतलब x की कितनी इकाइयां त्याग कर रहा है। ठीक है, तो x की कितनी त्याग कर रहा है, x की जो है x, ये 2 - 1 भाई, x की कितनी हो रहा है तो 2 - 1, और y की कितनी त्याग रहा है तो y की 25 - 20, यानी 25 - 20 यानी 5, तो बराबर 1/5 यानी 1:5। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर का सूत्र होता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मान जो है मतलब होगा कि किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है, दूसरी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता छोड़ने के लिए तैयार है, उसको प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो क्रमशः गिर रही है। पहले वो 5 इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है, फिर वो 2 ही त्यागने के लिए तैयार है, फिर वो 1 ही त्यागने के लिए तैयार है, और बाद में फिर वो कुछ भी नहीं। क्योंकि इसका ये प्रतिस्थापन की जो दर है वो क्या हो रही है, घटती हुई है। लगातार त्यागने के लिए तैयार हो, पहले 5 त्यागने के लिए तैयार है, फिर 2 ही त्यागने के लिए तैयार है, फिर 1 ही त्यागने के लिए तैयार है। तो आगे हम बात करेंगे कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा क्या होती है, घटती हुई होती है। इसको आगे हम पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। जब हम तटस्थ वक्र की विशेषता पढ़ेंगे ना, तो हम पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो सदैव क्या होती है, घटती जाती है। कारण क्या है उसका, कारण क्या है कि जैसे ज्यो ज्यो हम सेव की मात्रा ज्यादा प्राप्त करना चाहेंगे, सेव की उपयोगिता हमारे को, सीमांत उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है, क्योंकि सेव से हमारा पेट भर जाएगा। और केले की मात्रा त्याग रहे हैं तो केले की मात्रा, केला का उपयोग हमारे लिए बढ़ रहा है, क्योंकि केले की ज्यादा मात्रा त्याग रहे हैं, तो इसकी तो ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसकी कम कर रहे हैं, तो ये जो दर है लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा क्या हो रही है, घटती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जगह 5 त्यागने के लिए तैयार है, तो ये 5, पहले 5 त्यागने के लिए तैयार है भाई की, फिर 2 ही त्यागने के लिए तैयार है, और फिर 1 त्यागने के लिए तैयार है, और फिर बाद में शून्य भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि तटस्थ वक्र के अगर दोनों बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर देखें तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होती है वो घटती हुई होती है। ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर। तो बाईं ओर से अगर हम देखें तो दाईं ओर जो है प्रतिस्थापन की दर जो है वो घटती हुई होती है। अगर हम बात करें इसकी तटस्थ वक्र अगर हम बना दें, इसको तटस्थ वक्र से स्पष्ट करें, तो ये जो दर है, ये देखिए ये आईसी कर्व है, ये तटस्थ वक्र। तो ये दर प्रारंभ में जो है x की मात्रा ज्यादा त्यागने के लिए तैयार है, तो y की जो है इतनी मात्रा। ठीक है, फिर ये, फिर इसकी मात्रा बढ़ा रहा है। ठीक है, ये x वस्तु है इधर नीचे, और ये y वस्तु है। x की 1, 2, 3, इधर आपने ली 25, 20, और आपने ली 18। ठीक है, तो ये प्रारंभ में जो ज्यादा इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है, वो देखिए 5 इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है। ठीक है, फिर वास्तव में दूसरी बात की अगर बात करें, दूसरे में 18 में जो ये हो गया आपके, फिर वो कम इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है, 5 ही है, पहले 5 है फिर 2 ही है। तो ये जो दर है वो हमेशा क्या हो रही है, घटती हुई हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन की जो दर है वो सदैव क्या होती हुई है, घटती हुई होती है। ठीक है, तो तटस्थ वक्र के अगर बीच में बनाए अपन, तो तटस्थ वक्र के दाईं बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर ये लगता है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव घटती हुई होती है।
और इसी कारण तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतों दर होता है, इसीलिए तटस्था वक्र ऐसा होता है। ठीक है, तो तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतों दर क्यों होता है, इसका कारण यह है कि उपभोक्ता दूसरी वस्तु की मात्रा जो है, जो जो पहली वस्तु को बढ़ाता है, दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा प्रारंभ में अधिक होती है, और फिर जो जो वह दूसरी पहले वस्तु को बढ़ा रहा है, क्यों तो त्यागी गई मात्रा भी धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। इसलिए प्रतिस्थापन की जो दर है वो सदैव घटती हुई होती है। अर्थात अगर हम लिखें MRS एक्स और वाई वस्तु का अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर है तो प्रारंभ में क्या है, 5:1 है, 5y/1x। ठीक है, और फिर दूसरी बार में क्या हो रहा है, 2y/1x। ठीक है, तीसरी बार में क्या हो रहा है, फिर वो बढ़ा रहा है, x की मात्रा बढ़ा रहा है, तो 1y/1x ये बराबर है, जितनी वो एक इसकी बढ़ा रहा है उतनी वो इसकी त्यागने के लिए तैयार है। प्रारंभ में ज्यादा त्यागने के लिए तैयार है, 5 इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन जो जो वो इसकी मात्रा बढ़ा रहा है x की, क्यों तो त्यागी गई मात्रा भी कम हो रही है। बाद में स्थिति ऐसी आ जाएगी जितनी इकाइयां इसकी बढ़ा रहा है उतनी इकाइयां इसकी त्यागने के लिए तैयार है, 1:1y/1x हो गया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती हुई होती। इस प्रकार जो जो उपभोक्ता वस्तु x की, ध्यान देना मेरी बात पे, इस प्रकार उपभोक्ता जो जो x की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, त्यागी गई मात्रा भी जो है लगातार क्या होती जाती है, घटती हुई होती है। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ठीक है, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई क्यों होती है, हमने स्पष्ट किया है कि जो जो वो वस्तु x की मात्रा अधिक बढ़ाएगा, क्यों क्यों y की त्यागी गई मात्रा जो है वो घटती हुई होती है, त्याग y वस्तु की कम मात्रा त्यागने के लिए वो तत्पर होता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रतिस्थापन की जो दर है, सीमांत दर है, वो घटती हुई होती है। ठीक है भाई, तो ये तटस्थ वक्र की 5वीं मान्यता है। इसीलिए ये वक्र आगे पढ़ेंगे, ये वक्र इसलिए क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि त्यागी गई मात्रा लगातार, ये ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, तटस्थ वक्र ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता, तो त्यागी गई मात्रा लगातार बराबर है, जितनी इकाई इसकी त्याग रहा है उसकी इतनी इकाई इसकी बढ़ रही, तो फिर ऐसे वक्र ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वक्र ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, इसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। इसीलिए तटस्थ वक्र का जो है आकार हमेशा इसी प्रकार का होता है, क्योंकि त्यागी गई मात्रा लगातार क्या हो रही है, लगातार घट रही है, यानी प्रतिस्थापन की दर लगातार कम हो रही है। प्रारंभ में इतनी त्याग रहा है, फिर थोड़ी त्यागेगा, फिर थोड़ी त्यागेगा, तो इसलिए इसका आकार जो है, आपसे पूछा जाए कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतों दर क्यों होता है, आगे हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, तटस्थ वक्र की जब विशेषताएं पढ़ेंगे तब इस बात को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो तटस्थ वक्र की जो प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती हुई होती है। तो ये हो गई तटस्थ वक्र की मान्यताएं। 5 मान्यताएं हैं, 5 मान्यताएं हमने क्लियर कर ली। अब हम पढ़ रहे हैं इसी से जुड़ा वाला तटस्थ वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की विशेषता। ठीक है, तो तटस्थ वक्र किस प्रकार का होता है, हमने तटस्थ वक्र का आकार हमने पढ़ा। तटस्थ वक्र इस सदैव इस तरह का होता है, आईसी कर्व। ठीक है, आईसी कर्व हमेशा इस प्रकार का होता है, यानी मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु यानी इस प्रकार का दूर जाता हुआ होता है और दोनों सीमाओं के नजदीक आता जाता है। ये ओ एक्स के नजदीक और ओ वाई के नजदीक, ये इधर से इस तरह आता है और यहाँ पर दूर जाता हुआ होता है, फिर वापस नजदीक आता हुआ, एक्स के नजदीक और वाई के भी नजदीक। इस आकार को हम क्या कहते हैं, इस आकार को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 11th में पढ़ा है ना। इस आकार को क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं आयताकार अति परिवलय। आयताकार अति परिवलय, ये जो आकार है ये आयताकार अति परिवलय कहलाता है। आगे हम इसको चर्चा करेंगे। तो हमें आपको ध्यान रखना है कि आईसी कर्व हमेशा इस तरह ही क्यों होता है। तो तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या होती है, विशेषताओं में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहली बात करते हैं, तो तटस्थ वक्र की जो पहली विशेषता है वो है
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का प्रश्न आएगा, इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान से इसको विशेषताओं को समझें कि तटस्थ वक्र की क्या विशेषताएं होती है। नंबर 1, तटस्थ वक्र का ढाल। तटस्थ वक्र का जो पहली विशेषता है, तटस्थ वक्र का ढाल यानी स्लोप सदैव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, पहली विशेषता, इंपोर्टेंट विशेषता है। देखिए, तटस्थ वक्र का ढाल सदैव ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या होगा कि तटस्थ वक्र सदैव इस प्रकार का ही होता है। ये ढाल क्या कहलाएगा? ऋणात्मक ढाल। ठीक है, या अगर अपन देखें तो ढाल इस प्रकार ये घटता हुआ ही क्यों होता है, इसको ऋणात्मक ढाल कहते हैं। तो एक जब बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इस ढाल को क्या कहते हैं? ऋणात्मक। जब एक की मात्रा, ये एक्स वस्तु हो गई और ये वाई वस्तु हो गई, तो जब एक वस्तु को बढ़ा रहे हैं 1 2 3, ठीक है, तो इसको घटाना पड़ रहा है 1 2 3, 1 से 2 हो रही है, ठीक है, तो ये ढाल जो है वो कैसा है? जब इसकी 1 से 2 हो रही है तो इसकी घट के 2 से 1 हो रही है, ठीक है। तो तटस्थ वक्र का ढाल सदैव ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि तटस्थ वक्र सदैव बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुका हुआ होता है। तटस्थ वक्र हमेशा ये बाईं ओर, ये दाईं ओर, ये नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि इसका मतलब इसका ढाल सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। उपभोक्ता को जब समान संतुष्टि प्राप्त करनी है तो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकता है, और तटस्थ वक्र न तो एक क्षैतिज रेखा के रूप में होता है और न ही धनात्मक ढाल के रूप में। कैसे? न तो वो जो है तटस्थ वक्र इस प्रकार का हो सकता है कि अगर हम तटस्थ वक्र इस प्रकार बनाएं तो इस प्रकार का क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमने जैसे इस तरह का बनाया हमने, तटस्थ वक्र क्षैतिज के रूप में क्यों नहीं हो सकता? क्षैतिज का मतलब ये हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं हो सकता? अगर तटस्थ वक्र हम इस प्रकार का बनाए, माना कि तटस्थ वक्र आईसी कर्व है, जैसे आईसी कर्व हमने एक क्षैतिज बना दिया, या हमने कैसे बना दिया? पड़ी हुई रेखा के रूप में। तो तटस्थ वक्र का आकार इस प्रकार का क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है, इधर ले ली हमने एक्स वस्तु और इधर ले ली हमने वाई वस्तु, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार का आकार क्यों नहीं हो सकता? जैसे x, ये एक पहली इकाई बढ़ा रहा है, x वस्तु की एक मात्रा बढ़ा रहा है, ये x की दूसरी मात्रा बढ़ा रहा है, ये x की तीसरी, यानी x वस्तु की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन y वस्तु की मात्रा क्या है? स्थिर है। y वस्तु तो स्थिर है ना, y वस्तु कहां बढ़ रही है? केवल x की मात्रा बढ़ रही है। भाई y वस्तु तो इस तरह, ये पड़ी हुई रेखा मतलब क्या है? y वस्तु तो उतनी है, जैसे 5 इकाइयां y वस्तु की है, तो ये तो 5 ही है, ठीक है। x की बढ़ रही है, आप x 1 2 और 3 अधिक बढ़ा रहे हो, लेकिन y तो स्थिर है, y की कहां बढ़ रही है? तो इसका मतलब तटस्थ वक्र क्या नहीं हो सकता? क्षैतिज नहीं हो सकता। तटस्थ वक्र ये कैसा ढाल है? ये क्षैतिज ढाल है। क्षैतिज क्यों नहीं हो सकता? क्षैतिज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें एक ही की वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, दूसरी वस्तु की मात्रा तो क्या हो रही है? स्थिर है। केवल x ही बढ़ रहा है, y तो कहां स्थिर है, इसलिए इसका ढाल ऐसा क्षैतिज नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा, न तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो धनात्मक हो सकता है। अब देखिए, अगर धनात्मक, या हम कह सकते हैं अगर तटस्थ वक्र का लंबवत भी नहीं हो सकता, इस प्रकार की, मान लीजिए आईसी कर रहे हैं, इस प्रकार भी क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें देखिए, ये y1, ये y2 और ये y3। अब केवल किसकी मात्रा बढ़ रही है? y वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, जबकि x वस्तु की मात्रा तो क्या है? स्थिर है। भाई x तो उतनी है ना, x कहां बढ़ रहा है? केवल y बढ़ रही है। y एक इकाई y का प्रयोग कर रहा है, फिर दूसरा तीसरा, तो केवल y की मात्रा बढ़ रही है, x की तो मात्रा क्या है? स्थिर। इसलिए इसका ढाल लंबवत भी नहीं हो सकता। तटस्थ वक्र का ढाल न तो क्षैतिज हो सकता है, न लंबवत हो सकता है। दूसरा
पढ़ लिया आपने। लंबवत भी क्यों नहीं हो सकता, चित्र बना के हम बता सकते हैं कि इसमें केवल किसकी मात्रा बढ़ रही है, वायु वस्तु की, जबकि एक्स की मात्रा तो क्या है, इस तरह एक्स तो इतनी ही पर है, एक्स की कहाँ बढ़ रही, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप एक बढ़ाना तो आपके आय का नियम है, आपके पास 10 रुपए ही है, अब 10 रुपए के अंदर आपको एक केला और एक सेव लेना है, एक केला और एक सेव लेना है। मैंने वापस उसको क्लियर करता हूं, एक केला और एक सेव लेना है। अगर एक केले का कीमत 2 रुपए है और एक सेव की कीमत 4 रुपए है, केले की कीमत क्या है 2 रुपए और एक सेव की कीमत क्या है 4 रुपए, तो आप किसी न किसी की मात्रा तो आपको घटानी पड़ेगी ना। या तो आप 2 सेव ले लो और एक केला ले लो, तो आपके 10 रुपए आए तो उतनी है। या फिर आप क्या करो, 4 केले ले लो, 4 केले संभव है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 दूनी 8, फिर सेव नहीं आएगी। तो फिर क्या कर लो, आप क्या कर दो, 3 सेव केले ले लो और एक सेव ले लो, तो भी आपके 10 रुपए पूरे हो जाए। तो आपको किसी न किसी मात्रा तो क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल किसकी मात्रा बढ़ रही है, जैसे हम कहते हैं यहाँ केवल केले की मात्रा बढ़ रही है, सेब तो उतनी है, तो फिर सेब संभव कैसे, जब आप एक की मात्रा बढ़ा रहे हो तो दूसरी की मात्रा संभव कैसे है, सेब को तो आपको घटाना ही पड़ेगा ना भाई। केले अगर आप बढ़ा रहे हो तो सेब को तो क्या करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा। इसलिए केवल एक की मात्रा ही बढ़ रही है, दूसरे की नहीं, तो इसका मतलब तटस्थ वक्र लंबवत भी नहीं हो सकता। क्लियर बात है, न तो तटस्थ वक्र कैसा हो सकता है, न तो क्षैतिज हो सकता है, न तटस्थ वक्र लंबवत हो सकता है। अब तीसरी बात, तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल का भी नहीं हो सकता। ये मैंने उदाहरण दिया धनात्मक ढाल, ये किसका उदाहरण है, ये धनात्मक ढाल, ये माना कि आईसी कर्व है। धनात्मक ढाल का क्यों नहीं हो सकता, देखिए इधर ले ली एक्स वस्तु और इधर ले ली वाई वस्तु, ठीक है। अब देखिए एक्स वस्तु या माने दोनों की इकाइयां एक एक है, ठीक है। अब अगर वो वाई वस्तु को बढ़ाना चाहता है तो एक्स वस्तु भी बढ़ रही है, संभव है क्या ऐसा, भाई वाई वस्तु को बढ़ाना चाहता है तो एक्स भी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, आय तो उतनी है, केले और सेब को दोनों को बढ़ा सकता है क्यों, तो ये ढाल कैसा है, ये धनात्मक ढाल है। तो धनात्मक ढाल का क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें दोनों की मात्रा बढ़ रही है, वाई वस्तु भी बढ़ रही है और एक्स वस्तु भी बढ़ रही है, तो ऐसा हो सकता है क्या, वो तो 10 रुपए में केले और सेब दोनों को बढ़ा सकता है क्या, नहीं, एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को किससे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस रेखा चिन्ह धनात्मक ढाल का क्यों नहीं हो सकता तटस्थ वक्र, क्योंकि इसमें दोनों ही वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, जबकि उपभोक्ता की आय उतनी है, तो उस उतनी बड़ी आय में वो दोनों की मात्रा को कैसे बढ़ाएगा, संभव है क्या, नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब उसे न एक की मात्रा को घटाना ही पड़ेगा, एक को बढ़ा रहा है तो दूसरे को घटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए तटस्थ वक्र क्या नहीं हो सकता, धनात्मक ढाल का भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो तटस्थ वक्र फिर कैसा होगा, इसलिए तटस्थ वक्र हमेशा किस प्रकार के आकार का होगा, तटस्थ वक्र सदैव ऋणात्मक ढाल का ही होगा। तो तीनों चित्रों को अगर हम साथ बनाएं तो तीनों चित्र तटस्थ अगर हम देखें तो सबसे पहले अपन ये तीनों चित्र में एक साथ बना रहे हैं। सबसे पहले तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता, ये उसका उदाहरण है आईसी कर्व। क्षैतिज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केवल किसकी मात्रा बढ़ रही है, एक्स की मात्रा बढ़ रही है, वाई की तो घट रही है। ये एक्स वस्तु हो गई और ये वाई वस्तु। डायग्राम बने हुए आपके नोट्स में, इधर नीचे ले लिया एक्स वस्तु, इधर ले ली वाई वस्तु, इधर ले ली एक्स वस्तु और इधर वाई वस्तु। तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि केवल y की x की ही मात्रा बढ़ रही है, x1 x2 x3, जबकि x की तो मात्रा क्या है, y वस्तु की मात्रा तो क्या है स्थिर है, y की थोड़ी बढ़ रही है, केवल a की मात्रा बढ़ रही है। तो तटस्थ वक्र क्षैतिज भी नहीं हो सकता। अब तटस्थ वक्र हॉरिजॉन्टल या ये हम कह सकते हैं लंबवत भी नहीं हो सकता, ये माना गया आईसी कर्व। तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें किसकी मात्रा बढ़ रही है, y की, y1
y2 y3, जबकि x की तो मात्रा क्या है, स्थिर। x की कहाँ बढ़ रही है, एक को लगातार बढ़ रहे हो तो दूसरे को तो आपको घटाना ही पड़ेगा ना। सेम केले वाला उदाहरण में समझा ना भाई। अगर वापस बताऊं उसको, सेम केले वाला उदाहरण पढ़ा ना आपको, भाई अगर केले को आपको बढ़ाना है तो आपकी सेव की मात्रा घटानी, या सेव को बढ़ाना तो केले को घटाना ही पड़ेगा। यहाँ आप केवल केले को बढ़ा रहे हो, सेव तो इतनी रख रहे हो, कैसे संभव है? 10 रुपए में दोनों कैसे आ जाए? तो ये भी इसका मतलब तटस्थ वक्र कैसा नहीं हो सकता, लंबवत भी नहीं हो सकता। अब तटस्थ वक्र तीसरा मैंने ये बनाया, तटस्थ वक्र कैसा नहीं हो सकता, धनात्मक भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इधर x भी बढ़ रहा है और y, x की मात्रा भी बढ़ रही है और y की भी बढ़ रही है। ऐसा संभव है क्या? सीमित आय से वो दोनों ही करीब बढ़ा रह सकता है क्या? हाँ, दोनों ही नहीं बढ़ सकती है ना, y1 y2 y3 दोनों ही बढ़ रहे हैं, x भी बढ़ रही है और y भी वस्तु बढ़ रही है, दोनों बढ़ सकती है क्या? नहीं। तो इसलिए तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल का भी नहीं हो सकता। तो ये रेखा चित्र एक नाम दे दिया हमने, रेखा चित्र फर्स्ट, ये रेखा चित्र सेकेंड, और ये रेखा चित्र थर्ड। तो हम पढ़ रहे हैं तटस्थ वक्र का ढाल सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक या दूसरे टाइप का क्यों नहीं हो सकता? तो अगर हमने धनात्मक बना रहे हैं, देखिए पहला चित्र क्या है, किस तरह का है, क्षैतिज। अगर तटस्थ वक्र क्षैतिज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेखा चित्र एक में अनुसार रेखा एक जो है तटस्थ वक्र कभी भी कैसा नहीं हो सकता, क्षैतिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब उपभोक्ता ए से बी संयोग को चुनता है, यानी एक्स से एक्स, अगर वो उस संयोग को चुनता है, एक्स से एक्स वस्तु की दूसरी मात्रा को बढ़ा रही है, जैसे हम देख रहे हैं ये ए संयोग हो गया, ये बी संयोग हो गया, सी संयोग, संयोग की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर तटस्थ उपभोक्ता ए से बी संयोग को चुनता है तो क्या होगा, तो उसमें केवल x की ही मात्रा बढ़ रही है, जबकि y की मात्रा क्या है, स्थिर। इसलिए केवल एक की मात्रा बढ़ रही है, दूसरे की मात्रा, तो उसे समान संतुष्टि कैसे मिलेगी, समान मिलेगी क्या? केवल एक ही वस्तु बढ़ रही है, केवल केले केले मिल रहे हैं उसे, तो सेम तो बढ़ ही नहीं रही, तो उसे संतुष्टि मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी। फिर दूसरे रेखा चित्र क्या करता है, इसका मतलब तो इसमें केवल x की मात्रा बढ़ रही है, जबकि y की मात्रा क्या है, अपरिवर्तित है या स्थिर है। y वस्तु तो अपरिवर्तित है ना, स्थिर है, अतः उससे समान संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह तटस्थ वक्र कभी क्षैतिज नहीं हो सकती। दूसरा रेखा चित्र पर आइए, दूसरा रेखा चित्र क्या कह रहा है, तो दूसरे रेखा चित्र बी में दूसरे में क्या हुआ है, तटस्थ वक्र लंबवत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उपभोक्ता ए से बी संयोग, जैसे माना ए है ये संयोग, ये बी है ये सी संयोग, अगर उपभोक्ता ए से बी संयोग पर जाता है, ठीक है, ए से बी संयोग में जाता है, तो केवल किसकी मात्रा बढ़ रही है, किसकी मात्रा बढ़ रही है, वायु की मात्रा बढ़ रही है, जबकि एक्स की मात्रा तो क्या है, स्थिर। एक्स की मात्रा कहां बढ़ रही है, तो उसको समान संतुष्टि स्तर रहेगा क्या उसका, नहीं रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं तटस्थ वक्र लंबवत भी नहीं हो सकता। अब तीसरा रेखा चित्र क्या बता रहा है कि तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल का भी नहीं हो सकता। आईसीए धनात्मक हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? इसके अनुसार तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल का भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उपभोक्ता ए से बी संयोग को चुनता है, जैसे हमने हमारे संयोग ले लिया, ए है, ये बी संयोग है और सी संयोग, अगर तटस्थ उपभोक्ता ए से बी संयोग में जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो दोनों ही वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, एक्स की भी मात्रा बढ़ रही है और वाई की मात्रा, दोनों की मात्रा बढ़ना संभव है क्या? भाई उपभोक्ता आय तो निश्चित है, पर दोनों वस्तु को कैसे बढ़ा पाएगा? तो दोनों वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, अतः ए से बी डालकर संतुष्टि का स्तर समान नहीं हो सकता। इसलिए तटस्थ वक्र का ढाल जो है वो सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए तटस्थ वक्र सदैव किस ढाल का होगा, तटस्थ वक्र सदैव इस ढाल का होगा, यानी इस प्रकार का ही होगा। ठीक है, दूसरी विशेषता जब आप पढ़ेंगे तो इस आकार को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अति परिवलय, जिसमें एक वस्तु की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसलिए तटस्थ वक्र का ढाल हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक ही होगा, नेगेटिव होगा, न तो
क्षैतिज हो सकता है, ना लंबवत हो सकता है, ना वर्टिकल हो सकता है, ना जो है वर्टिकल हो सकता है, और ना हॉरिजेंटल हो सकता है, और ना पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, न क्षैतिज हो सकता है, न लंबवत हो सकता है, न धनात्मक हो सकता है, बल्कि तटस्थ वक्र का आकार सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ होगा। ठीक है, तो ये पहली विशेषता पढ़ ली हमने कि तटस्थ वक्र का ढाल सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक। इसको इस टॉपिक पॉइंट को आप घर से जरूर डायग्राम बनावे, अन्यथा फिर आपको दूसरा जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तटस्थ वक्र का आकार सदैव इस प्रकार का ही। तो तटस्थ वक्र की हमने एक पहली विशेषता पढ़ ली, बाकी दो विशेषता हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक विशेषता 3 नंबर की आ सकती है, इसलिए इसको घर पे जरूर देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।